साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के हिंदी विषय के सिलेबस की। देखिए, जब भी हम किसी ग्रेड की बात करते हैं, किसी लेवल, किसी स्तर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके पूर्ण रूप से सिलेबस का आकलन करना होता है यहाँ पर, ठीक है। और सिलेबस का आकलन जब व्यक्ति करता है तो हर व्यक्ति अपने ढंग से करता है। जब भी व्यक्ति सिलेबस का आकलन करता है, जब भी व्यक्ति विषय वस्तु का आकलन करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से उसका आकलन करता है, ठीक है। आज उसी आकलन में हम और आप दोनों शरीक होते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से उस चीज को देखते हैं, मैं अपने दृष्टिकोण से उस चीज को देखता हूँ। लेकिन ये फैक्ट है, ये निर्णायक बिंदु है यहाँ पर कि किसी भी युद्ध से पहले यदि व्यूह रचना आपकी बहुत उच्च कोटि की है तो आप युद्ध 50% तो जीत चुके होते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक उसी प्रकार किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी से करने से पहले यदि आप ठीक ढंग से अपने सिलेबस का विश्लेषण कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी रणनीति यदि बना लेते हैं तो बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। आज हम सेकंड ग्रेड के उसी में मतलब द्वितीय श्रेणी में हिंदी विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर। हिंदी विषय कोई नया विषय आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, न मेरे लिए नया है न आपके लिए नया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नई निकल करके आती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कुछ न कुछ एक नया फैक्ट निकल के आता है, किस दृष्टिकोण से तो हमने सोचा ही नहीं था। आइए बाकी समय बर्बाद न करते हुए बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड ग्रेड की व्यवस्था की बात करते हैं। द्वितीय श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। यूनिट वाइज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और मैंने बताया कि इसमें मेरा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस ढंग से आपको सोचना है, ये आपको चर्चा करेंगे थोड़ी सी सिलेबस में। सबसे पहले हम वर्ण विचार की बात करते हैं, ठीक है। हमारे बिंदु में लिखा हुआ है वर्ण विचार। अब जब हम वर्ण विचार की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे स्वर व्यंजनों के प्रयास, प्रयत्न, स्थान की दृष्टि से स्वर और व्यंजन। हमें से बहुत से विद्वान ऐसा सोचते हैं, बहुत से विद्वान विदुषी, बहुत से शिक्षार्थी ऐसा सोचते हैं कि अभी हमने थोड़ी दिन पहले तैयारी की है, रीट की तैयारी की है, थर्ड ग्रेड की है, XYZ की तैयारी की है, जो भी है, और वो मटेरियल हमारे पास उपलब्ध होगा, बहुत अच्छी बात है। वो मटेरियल आपके पास उपलब्ध होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर लेवल पर दृष्टिकोण बदल जाता है। 2 और 2 जो 4 होते हैं वो पहले के लेवल में भी होते हैं, और 2 और 2 जो 4 होते हैं वो बाद के लेवल में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो तरीका होता है वो बदल जाता है। अभी आपने देखा होगा कि थर्ड ग्रेड में जैसे मतलब कोर्स जो था वो 10th लेवल का था, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका जो था वो 12th लेवल का था। जो IQ हमारा होता है, हमारी जो बुद्धि लब्धि होती है, स्टैंडर्ड जो हमारा होता है, उसी के अनुसार जो प्रश्नों की रूपरेखा बदल जाती है। निष्कर्ष ये है मेरी बात कहने का कि आप हर दृष्टिकोण में एक ही लेवल मत लगाया कीजिए कि मैंने अभी पढ़ा था तैयारी हो। हर लेवल का स्तर अपना अलग होता है, हर लेवल के प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, हर लेवल का स्टैंडर्ड अलग होता है। हर लेवल में आपको एक नए दृष्टिकोण से तैयारी करनी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। वर्ण, जब मैं स्वर और व्यंजनों की बात में करता हूँ, जब हम स्वरों की चर्चा करते हैं तो हम अपने लेवल पर हमने पढ़ लिया कि स्वर, ठीक है, वो जो हमें 9 प्रकार के 11 प्रकार के स्वर दिखाई दे। संस्कृत में हम 9 स्वरों को पढ़ते हैं, हिंदी में हम 11 स्वरों को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे फिर हम 13 तक ले जाते हैं, वहां पर वो क्यों, वो हम वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे, उस समय हम चर्चा करेंगे। तो न सिर्फ आपको केवल इतना ही पढ़ना है कि स्वर क्या है, ठीक है, बल्कि उसके इर्द गिर्द जितने भी ऑल इंडिया में जो सवाल पूछेंगे उन सारे स्वरों को लेकर के आप चलेंगे। ये आश्रित वृत्ति के होते हैं या फिर ये स्वतंत्र वृत्ति के होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर फिर कोई सवाल करेगी आश्रित वृत्ति और स्वतंत्र वृत्ति क्या होती है, हमने पढ़ी नहीं है, नहीं पढ़ी तो पढ़िए। ये आश्रित वृत्ति और स्वतंत्र वृत्ति क्या होती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र वृत्ति के होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो आश्रित वृत्ति के होते हैं, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर के प्रकार जो है वो कहां तक हम 11 पहुंचा देते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऋष्व स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है, प्लुत स्वर कौन सा होता है, आपको देखना है। ऋष्व में कितना समय लगता है, ठीक है, दीर्घ में कितना समय लगता है, प्लुत में कितना समय लगता है, आपको देखना है। स्वरों की कैटेगरी किस आधार पर हमने बांटी, यहाँ पर किस आधार पर हमने इन कैटेगरी को बांटा है, हमने इनको 11 तक सीमित क्यों कर दिया, हमने अयोगवाह क्यों कह दिया उनको, इन सारी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हम क्लास में आएंगे तो सब चीजों की चर्चा करेंगे। हम अंग और को अयोगवाह मान लेते, होता क्या है अयोगवाह, आपको ध्यान रखना है। अंग को क्यों हमने स्वीकार नहीं किया हमारी वर्णमाला में, क्यों हमने ए को वर्णमाला से हटा दिया, क्यों हमने उसको बोझ के स्वरूप के रूप में उसको मान लिया। विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने कौन सा ऐसा तथ्य हमें निर्धारित कर दिया यहाँ पर कि इन 2 को हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर बहुत से सवाल बनते हैं, बहुत से सवाल बनते हैं। इन सारे दृष्टिकोण को आप अपने ढंग से सोचेंगे, जहां भी तैयारी करें, जिस भी ढंग से तैयारी करें, आपको विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है। व्यंजनों के बाद हम प्रयत्नों की चर्चा करते हैं। प्रयत्न होता क्या है, ठीक है, प्रयत्न होते क्या है। वर्णों के उच्चारण करने में मतलब जिन स्थानों का सहारा लिया जाता है वो सारे के सारे उत्पत्ति स्थल या मतलब क्या होते हैं, उत्पत्ति स्थल, उच्चारण स्थल होते हैं। लेकिन बोलने में जो काम आ रहा है,
बोलने में जो मेरे तंत्र काम कर रहे हैं, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जो मैं अंदर से मेरा सिस्टम काम कर रहा है, मेरी आवाज बाहर निकल रही है, प्रयत्नों के माध्यम से हम इनको जानने की कोशिश करते हैं। विभिन्न प्रकार से हम इनके दृष्टिकोण को देखते हैं। आंतरिक प्रयत्न कुछ और होते हैं, बाह्य प्रयत्न कुछ और होते हैं। आंतरिक प्रयत्न क्यों, मतलब इनको हम आंतरिक प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्नों को क्यों हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें सिस्टम काम करता है, कौन सी चीजें काम करती है, कौन सी चीजें काम नहीं करती। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम प्रयत्नों में देखते हैं। इसके साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्थान की दृष्टि। ठीक है, प्रयत्नों के स्थान, सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। जब हम क्लास की बात करेंगे, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। मेरा पेपर विश्लेषण का तात्पर्य केवल यह है कि आप इस ढंग से भी इन चीजों को देखिए। कई बार अभी अभी हम संस्कृत पढ़ के आए होते हैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं कि प्रयत्न स्थल इतने होते हैं, उच्चारण स्थल इतने होते हैं, फिर बीच में उरस से लेकर के आ जाता है, जो संस्कृत में पाणिनि ने कह दिया। पाणिनि ने कह दिया कि उरस भी एक उच्चारण स्थल होता है। फिर हम हिंदी में ढूंढते हैं कि हिंदी की परंपरा में तो उरस कहीं पर आया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर सारे आ गया, कुह विसर्जनाम कंठई चुयसा नाम तालु रिटुरसा नाम मूर्धा आ गया यहाँ पर, परंतु उरस तो यहाँ पर आया ही नहीं। क्यों कह दिया पाणिनि ने उरस को? एक बात बताना जरूर पड़ेगा, यहाँ पर बताना जरूर पड़ेगा। आप उसको पढ़ते ना पढ़ते एक अलग बात है। यहाँ पर उरस होता क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम प्रयत्नों में बात करेंगे, उच्चारण स्थलों में इनकी हम चर्चा करेंगे। निष्कर्ष यह है मेरी बात कहने का, आपको हर दृष्टिकोण से पढ़ना है, हर रूपरेखा से पढ़ना है, संस्कृत की परंपरा को भी पढ़ना है, हिंदी की परंपरा को भी पढ़ना है। दोनों को मैच करके तुलनात्मक रूप से जो परंपरा निश्चित रूप से बैठेगी, उसका आकलन आपको करना है। वही दृष्टिकोण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। शब्द विचार तत्सम तद्भव देश विदेशी शब्द हो गए। अब केवल ये व्युत्पत्ति के आधार पर आपने 4 प्रकार के शब्दों को तत्सम तद्भव देश और विदेशी को पढ़ा, लेकिन आप रचना के आधार पर भी पढ़ेंगे यहाँ पर, वो भी क्योंकि वहां सिलेबस में नहीं लिखा गया, शब्द ज्ञान में सिलेबस में यहाँ नहीं लिखा गया, आगे हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है। लेकिन उसी के साथ में जब आप व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे 4 प्रकार के शब्द, तो फिर आप 3 प्रकार वो भी पढ़ेंगे। रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के शब्दों का आकलन करेंगे। एक चीज के साथ दूसरी चीज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आगे चल के वो लिंक हो जाएंगी सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें लिंक हो जाएंगी, सारी की सारी चीज। इसलिए एक एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। हमने हजारों प्रकार के तत्सम शब्दों को रट लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि तत्सम में तत् क्या है और सम क्या है। ठीक है, तत्सम में तत् शब्द किसके लिया है, इस चीज को भी आप देखना पड़ेगा। तद्भव में तद शब्द किसके लिया है, इस विषय वस्तु को भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये विचारधारा जो है ना कि हिंदी ही तो है, कर लेंगे, निकाल दीजिए। हिंदी ही तो है, कर लेंगे, निकाल दीजिए इस विचारधारा को, क्योंकि इतनी आसान भी नहीं हिंदी, यहाँ पर इतनी आसान भी नहीं जितनी आप लोगों ने सोचा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज का विशेष रूप से। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का भेद और उदाहरण की हम बात करें। विकारी होते क्या है? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए, मतलब जो बदल जाए, जिस पर लिंग का प्रभाव पड़े, जिस पर वचन का प्रभाव पड़े, जिस पर काल का प्रभाव पड़े, पुस्तक से पुस्तकें हो गया तो विकारी हो गया। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न न होता, किसी भी प्रकार से विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी। इन सबकी हम चर्चा करेंगे। वाक्य रचना में वाक्य में शब्दों का क्रम, वाक्य भेद आश्रित उपवाक्य भेद की हम चर्चा करेंगे। जब हम वाक्य की बात करते हैं तो हम कह देते हैं सार्थक शब्दों का समूह जो है वाक्य कहलाता है। रहा होगा सार्थक शब्द समूह वाक्य, मैं विरोध नहीं करता, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह वाक्य रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि को भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि सार्थक शब्द समूह ही वाक्य होता तो जाता हूं मैं घर, ये भी मेरा वाक्य बन जाता है। यहाँ पर सारे शब्द सार्थक हैं इसमें, ठीक है, सारे शब्द इसमें सार्थक है, लेकिन आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का अभाव है। क्या है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि? जानना चाहिए आप लोगों को। जब तक आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, आसक्ति को नहीं जानेंगे, तब तक वाक्य विश्लेषण आपका पूरा हो ही नहीं सकता। विशेष रूप से चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे। जब तक समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय आदि नॉर्मल सी चीजें, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, शब्द युग्म पढ़ेंगे, शुद्ध लेखन, जो सारी सामान्य सी चीजें, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। आगे जो मेरा मुख्य बिंदु है उसकी हम चर्चा करेंगे विश्लेषण में। ये नॉर्मल सी चीजें आप पढ़ लेंगे। आगे मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी लिपि की सुधार का ऐसे। जब हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें देखना होगा, हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। हमें देखना होगा कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कब निर्धारित किया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है मेरा, ठीक है। राष्ट्रभाषा होती कौन सी है, राष्ट्रभाषा होती कौन सी है, किसी भी देश की कौन सी भाषा, क्या बहुत से विद्वानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, जिसमें काम हमारा होता है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, या राष्ट्रभाषा असंवैधानिक शब्द है। यहाँ पर करेंगे चर्चा इसकी, मैं आपके सामने समस्यात्मक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। राजभाषा, ठीक है, किसी भी भाषा का जब राजकीय कार्य उसमें होने लगता है तो हम उसको राजभाषा का दर्जा देते हैं। भारत को मतलब हिंदी को हमने संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। 14 सितंबर 1949 से हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, इसकी समिति कौन सी थी, समिति के अध्यक्ष किन्होंने, अध्यक्षता किन्होंने की, कब से लागू किया यहाँ पर, ठीक है, कब तक चलने की प्रावधान यहाँ पर रखा, यहाँ पर कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन होता है, 343 यानी
343 से 351 के बीच में जो आर्टिकल है हिंदी भाषा संबंधी प्रावधान उसमें लिखे गए, ये सारे 343 से और 351 तक के हैं। इसमें क्या क्या कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन सी चीज की व्यवस्था करता है इनके बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, हिंदी को कब तक मतलब हिंदी के साथ में अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की हमने चर्चा की थी। ठीक है, 26 जनवरी 1965 के बाद में या 1965 के बाद तक कितने दिनों तक हमने अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की बात की थी, और यदि 10-15 सालों तक अंग्रेजी भाषा को पढ़ने की बात की थी तो आज क्या ऐसा हो गया यहाँ पर कि इतने सालों तक, आज भी मतलब 70 साल तक हम उस अंग्रेजी को निश्चित रूप से साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारी क्या मजबूरियां रही होंगी, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर्गत इन सारी चीजों का विधान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, खड़ी बोली, हिंदी में विभिन्न बोलियां हैं, हिंदी में विभिन्न बोलियां, हर क्षेत्र पर मतलब बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन खड़ी बोली को इतना सम्मान क्यों मिल गया। ठीक है, खड़ी बोली में पूर्ण रूप से सबसे पहले नामकरण किसने किया खड़ी बोली का, खड़ी बोली की रचना के बारे में हम बात करेंगे, गद्य की चर्चा करेंगे, नचिकेत उपाख्यान क्यों गद्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना खड़ी बोली की हो गई। ठीक है, हरियोध का रचना मतलब जो महाकाव्य प्रिय प्रवास वो क्यों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हो गया। साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो को क्यों इतना सम्मान मिल गया। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, विश्लेषण करेंगे इन चीजों का। मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो सवाल बोल रहा हूँ आपके सामने, कितने आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, इस दृष्टिकोण से भी आपको इन सारी की सारी चीजों के बारे में सोचना है। हम लिपि की बात करेंगे, देवनागरी लिपि की बात करेंगे, देवनागरी लिपि में किन लोगों ने सुधार किया उसकी हम चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि का जो फॉन्ट है वो किस आधार पर सबसे पहले तैयार किया गया था उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर शीर्ष रेखा का प्रयोग देवनागरी लिपि में कितना होता है, जो ऊपर पंक्ति हम खींच देते हैं यहाँ पर, उसका प्रयोग होता है या नहीं होता उसकी हम बात करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों की कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की अनिवार्य ऐच्छिक, विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है यहाँ पर अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों। बहुत से शिक्षार्थी, बहुत से विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि अनिवार्य पुस्तक को ले लेते हैं, ऐच्छिक विषय वस्तु को नहीं देखते, लेकिन जो सार है पुस्तकों का, साहित्य का, लिटरेचर का जो सार है वो तो ऐच्छिक पुस्तकों में होता है। ऐच्छिक पुस्तकों के बारे में आपको बहुत भली बात ये देखना है, चिंतन करना है, विचार करना, सोचना है ऐच्छिक पुस्तकों के बारे में। यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ पर। अब तो हालांकि पुस्तकें सब एक ही होगी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उन पर आपको अधिक गौर करना है। अब तो खैर लेवल जो भी है वो एनसीईआरटी वाला हो गया लगभग सारा, तो लेकिन मूल रूप से टेक्स्ट बुक को आपको देखना। बाहर से मार्केट से जो इतनी किताबें आप इकट्ठी करके लाते हैं सबको साइड में रखो, अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो उनकी 2 टाइम यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अधिक पढ़ो अपनी कौन सी, जो अपनी टेक्स्ट बुक आपकी है 9 से 12 की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको अधिक पढ़ना है। ठीक है, एक एक पुस्तक में एक एक जो आर्टिकल दिया है, एक एक जो चीजें दी है, चाहे वो गद्य की है, चाहे पद्य की है, चाहे वो व्याकरण की है, उन पर आपको अधिक गौर करना है। यहाँ पर एक शब्द को नहीं छोड़ना है। ठीक है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जितने आते हैं सारे के सारे को हम पढ़ना, और उसके साथ साथ और आगे पीछे की चीजों को भी हमें लेकर के चलना होता है। हम बात कर रहे हैं मूल रूप से सेकंड ग्रेड के पेपर की। ठीक है, अब हम द्वितीय पार्ट की यदि चर्चा करते हैं, दूसरे पार्ट की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दूसरे पार्ट में स्नातक स्तर और हिंदी भाषा के ज्ञान की हम हमारी यूनिट की बात करते हैं, शब्द शक्तियों के भेद और उदाहरण की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो रूपरेखा मोटी मोटी होती है उसको हम पढ़ लेते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना को हम पढ़ लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अंदर तक जाइए यहाँ पर, लेकिन कहाँ तक ऊपरी सीमा हो सकती है यहाँ तक तो आपको देखना ही पड़ेगा। जब हम एक लक्षण परंपरा की बात करते हैं, लक्षणा की बात करते हैं, तो 80 भेद संस्कृत परंपरा में हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हिंदी में आप 80 भेद को पढ़िए, ठीक है, लेकिन वो कहां से निकल करके परंपरा आई उसके बारे में तो आपको विशेष रूप से भेद प्रभेदों तक तो आपको जाना ही चाहिए। काव्य की रीति की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की यदि हम बात करते हैं, लक्षण ग्रंथों की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमने हिंदी के कुछ कोटेशन जो है उनको हमने रट लिया, नहीं चलेगी, इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। ठीक है, पूरा दृष्टिकोण आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट जो शास्त्रीय पद्धति है, कंप्लीट जो काव्य की परंपरा है, कंप्लीट जो लक्षण परंपरा है, लक्षण ग्रंथ परंपरा है, वो संस्कृत से हिंदी में प्रवेश किया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश शौरसेनी से होती हुई और फिर शौरसेनी से फिर होती हुई यहाँ पर हिंदी की पश्चिमी और पूर्वी परंपरा हमारे सामने विकसित हुई यहाँ पर। तो जो क्रम कहाँ से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होता हुआ हमारे पास आया, वो पूरा दृष्टिकोण आपको देखना, बीच में आवट भी आती है, वो पूरा दृष्टिकोण आपको देखना है यहाँ पर। वो जो परंपरा संस्कृत के कवियों ने प्रारंभ की थी वो आपकी हिंदी तक किस दृष्टिकोण से पहुंची, वो सारी की सारी चीजें देखनी है आपने। मम्मट ने क्या कहा, आपने कंप्लीट हिंदी के विद्वानों की चर्चा कर ली यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, XYZ सब विद्वानों को पढ़ा, लेकिन मम्मट की काव्य परंपरा आपने नहीं पढ़ी, तो पूर्ण नहीं हो पाएगा आपका काव्य शास्त्र। ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा। वहां पर जो संस्कृत परंपरा में जो लक्षण परंपरा चली वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उसके मतलब कंप्लीट काव्य के स्वरूप को जानना ही पड़ेगा, उसके साथ हिंदी की परंपरा आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी। सारी चीजें अपने आप शीशे की तरह साफ होती चली जाएगी, दर्पण की तरह स्वच्छ छवि आपको दिखने लगेगी। रीति और गुण की बात करते हैं,
जब आप गुण दोषों के आकलन करते हैं, जब रीति की बात करते हैं, जब गुण की बात करते हैं साहित्य में, तो वो तो फिक्स है। जब आप वैदर्भी रीति की बात करते हैं, आप गौड़ी रीति की बात करते हैं, आप पंचाली रीति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक के साथ एक गुण तो आपको मिल रहा है ना वहां पर, ठीक है। जब आप जोश की बात करते हैं, गौड़ी की बात करते हैं, तो ओज आपके साथ आ रहा है ना। जब आप श्रृंगार की बात करते हैं तो वैदर्भी रीति आपके पास चल रही है। जब आप दुख की बात करते हैं या फिर नीरसता की बात करते हैं या फिर सुकुमारता के खत्म होने की चर्चा करते हैं, तो पांचाली रीति के साथ प्रसाद गुण आपके पास चल रहा है। ये चीजें लिंक हैं। तो जब तक आप इस परंपरा को नहीं पढ़ लेंगे कि कौन सी व्यवस्था किसके साथ लिंक है, तो किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे। चर्चा करेंगे हम सारे के सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। अलंकार, छंद और रस की हम बात करेंगे। अलंकार में जो दृष्टिकोण है वही अलंकार की दृष्टिकोण आप पढ़ेंगे, लेकिन हम शब्द अलंकार की हम बात करेंगे, हम अर्थालंकार की बात करेंगे, जो जो अलंकार के भेद होते हैं सबकी चर्चा करेंगे। रस की यदि हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं, रसों की चर्चा हमें करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम भरत मुनि के रस सूत्र को नहीं पढ़ लेंगे तब तक रस परंपरा पूरी नहीं हो पाएगी। संस्कृत के विद्वानों ने क्या कहा, सारी कोटेशंस आपको ध्यान रखनी है। फिर हिंदी के विद्वानों ने क्या कहा, सारी रूपरेखा आपको ध्यान रखनी है। उनका एक तुलनात्मक समीक्षात्मक दृष्टिकोण आपको साथ लेकर के चलना है। जब तक इस तुलनात्मक दृष्टिकोण को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद, रस निष्पत्ति जब तक आप पढ़ेंगे, विभाव क्या होते हैं, कितने प्रकार के विभाव होते हैं, आलंबन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। 4 प्रकार के अनुभव, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी क्या होते हैं, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। रस की निष्पत्ति किस ढंग से होती है, निष्पत्ति शब्द जो है वो उत्पत्ति के लिए आया है, तो किसने सबसे पहले कह दिया है। संचारी भाव 33 प्रकार के, 33 प्रकार के जो संचारी भाव किस तरह से संयोग करते हैं रस की उत्पत्ति में, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जब तक उस विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद, रस निष्पत्ति भरत सूत्र को नहीं पढ़ लेंगे तब तक रस की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। फिर रस किस में होता है, रस नेता में होता है या रस सुनने वाले में होता है, रस सुनाने वाले में होता है, रस दर्शक में होता है, सारी मतों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम शंकुक के मत की चर्चा करेंगे, हम भट्ट नायक के मत की चर्चा करेंगे, हम भट्ट लोलट के मत की चर्चा करेंगे, अभिनव गुप्त के मत की चर्चा करेंगे। कौन कौन से सिद्धांत इन सब विद्वानों दिए, सारा दृष्टिकोण आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वो भाषा यदि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका लेवल बहुत उच्च कोटि का। और यदि नहीं समझ पा रहे तो जो दृष्टिकोण मैं आपको बता रहा हूँ उस दृष्टिकोण से आपको अध्ययन करना है, निश्चित रूप से उसको अध्ययन आपको बार बार करना है। अब हम आगे चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण की। देखिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण की चर्चा की गई। यहां हम ये दृष्टिकोण देखने की कोशिश करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लगभग 1000 के आसपास से उठाते हैं। तो जब हम 1000 के आसपास से हिंदी साहित्य के इतिहास को उठाते हैं तो क्या इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं रहा होगा। हजारों सालों से जो हिंदी की परंपरा चली हुई आ रही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद में जो हिंदी की परंपरा, पश्चिमी या पूर्वी हिंदी की परंपरा चली हुई आ रही है, तो क्या उससे पहले साहित्य नहीं था। और यदि उससे पहले साहित्य था तो फिर 1000 के आसपास से साहित्य को हम क्यों उठाते हैं यहाँ पर। इसके पीछे जो तथ्य रहे हैं, जो कारण रहे हैं, उनकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर कौन से विद्वान ने नामकरण सबसे पहले किया, हमें जानना पड़ेगा। कौन से विद्वानों ने मूल रूप से पुस्तकों का सहारा लिया और किस किस पुस्तक का सहारा लिया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गारसिद्ध तासी ने कौन सा दृष्टिकोण आपको दिया, ठीक है। शिव सिंह सरोज ने कौन सा दृष्टिकोण आपको दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भूमिका क्या रही और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भूमिका क्या रही। मिश्र बंधु कौन थे, कितने थे यहाँ पर, मिश्र बंधुओं को ग्रंथ का क्या नाम था और कौन कौन से ग्रंथों में कौन कौन सा दृष्टिकोण दिया, सारा दृष्टिकोण आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ा भी है, ये नहीं कि मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, आपने पढ़ा भी है, लेकिन किस ढंग से पढ़ा ये आपको देखना पड़ेगा। कहां तक आप पहुंचे हो, कितनी बारीकी से आप पहुंचे आपको देखना पड़ेगा। विद्या शोभती कंठे, जब तक सामने वाला बोल रहा है और वो भाषा अपने आप पहले से आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो शब्द बोल रहा है, उस शब्द को हम भली भांति जानते हैं। यदि वो शब्द आप हृदयंगम कर पा रहे हैं या ऑलरेडी टैली हो रहा है कि हाँ ये चीज तो मैं जानता हूँ, तो आपका लेवल बहुत उच्च कोटि का है। और यदि मेरी भाषा 50% ही आपके समझ में आ रही है, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको तैयारी करने की बहुत अधिक आवश्यकता। कहीं भी तैयारी कीजिए, किसी भी संस्था के साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ के तैयारी कीजिए, कोई भी पुस्तक लीजिए, लेकिन आपका खुद का दृष्टिकोण जो निर्णय अंतिम होता है वही अंतिम निर्णय होता है। आपका मन जहां पर कहता है उस आधार पर आप तैयारी कीजिए, लेकिन एक रिसर्च के रूप में, एक शोध परक पद्धति के साथ आपको आजकल पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चीजें नहीं है कि 4 पुस्तकें पढ़ ली या पिछले साल जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों के नोट्स लेकर के पढ़ ली। कैसे हुआ है वो जानता है, उसकी आत्मा जानती है, आपकी आत्मा जानती है ठीक ढंग से कैसे, ठीक है। होने के बाद सब व्यक्ति विद्वान बन जाते हैं, काम होने के बाद सब व्यक्ति चतुर बन जाते हैं, फिर ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। सच्चाई क्या है वो उसकी अंतरात्मा ही जानते हैं यहाँ पर। इसलिए आप अपना दृष्टिकोण लगाइए, दूसरे लोगों की
बातों में जो ज्ञानचंद और रायचंद बैठे हैं ना, भगवान बचाए ऐसे ज्ञानचंद और रायचंदों से। आपका दृष्टिकोण खुद का अपने लेवल का होना चाहिए। काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां और रचना की, हम रचनाओं की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रवृत्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रवृत्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये प्रवृत्तियां आपके मनो मस्तिष्क पर छाई होनी चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि आदिकाल में वीर गाथा काल कह दिया, आदिकाल में वीरता की चर्चा होने लगी, आदिकाल में प्रामाणिकता का अभाव क्यों माना गया, इसके पीछे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, आपको जानना चाहिए। फिर ऐसा अचानक क्या आ गया था कि कुछ साल आदिकाल चलने के बाद अचानक भक्ति काल का उद्भव हो गया। कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि आदमी पूर्ण रूप से वीरता को छोड़ करके भगवान की शरण में चला गया, ठीक है। भक्ति काल में ऐसी परिस्थितियां क्या बन गई थी, और फिर कालांतर में भक्ति काल में ऐसा क्या होगा कि भक्ति की दो धाराएं बट गई, एक सगुण परंपरा चली गई और एक निर्गुण परंपरा चली गई, ठीक है। फिर सगुण में भी आगे राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा होगी, और निर्गुण में भी फिर निश्चित रूप से दो शाखाएं, मतलब ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी होगी, ठीक है। उधर से सगुण में तुलसीदास और मतलब सूरदास चले गए परंपरा को लेकर के, ठीक है, सगुण में, और निर्गुण में कबीर जैसे लोग यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी की हम बात करते हैं, तो ज्ञान मार्गी कबीर लेकर के बैठ गए, प्रेम मार्गी मलिक मोहम्मद जायसी लेकर के बैठ गए। क्या तथ्य रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे, क्या परिस्थितियां पनपी होंगी जिनके आधार पर अलग अलग धाराएं आगे बढ़ती हुई चली गई, और यदि ये धाराएं बटी हैं तो ये धारा क्या समाज के लिए सही होती है, क्या इसी तरह से भक्ति का प्रचार हुआ, इसी तरह से भक्ति काल आगे कब तक चला, और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया भक्ति काल में कि लोग जो है भक्ति से इस लोगों का मन उचट गया, और भक्ति काल को छोड़कर हम फिर श्रृंगार पे आ गए, रीति काल पे आ गए। भक्ति काल के बाद अचानक हम रीति काल पे चले गए, भगवान के चरणों से ध्यान हटा लिया, और फिर हम श्रृंगार में डूब गए, फिर हम नक्सिक वर्णन में डूब गए। कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, ठीक है। इन सारों के पीछे मैंने कहा कि पूरा दृष्टिकोण जो साहित्य का है वो पनपता है। एक तरफ हम हिंदी में जी रहे होते, लेकिन दूसरी तरफ हम हमारी परंपरा जो संस्कृत से कहीं कहीं टच होती है यहाँ पर। उधर से वामन की रीति परंपरा आरंभ होती है, काव्यशात्मा रीति, और इधर से रीति परंपरा जो है वो हिंदी में प्रवेश कर जाती है यहाँ पर। तो वहां से ये प्रवेश कहाँ कैसे किए यहाँ पर, इसके पीछे एक आपस में लिंक आपको देखना पड़ेगा। जब भक्ति काल में जब कबीर कहता है कि मतलब जब घट का वर्णन करता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाता, यह तत्व कहो ज्ञानी, जब इस तरह का प्रयोग कर रहा होता है यहाँ पर, तो उधर संस्कृत परंपरा में आत्मा और परमात्मा की एक रूपता चल रही होती है, उधर संस्कृत परंपरा में आत्मा और परमात्मा की एक रूपता चल रही होती है। तो वो परंपरा संस्कृत की और वो परंपरा हिंदी की कैसे एकजुट हो जाती है, कैसे समन्वित हो जाती है, दृष्टिकोण आपको देखना पड़ेगा। जिस भी ढंग से आप पढ़ते हैं, एक एक चीज को आप लिंक करेंगे तो आपके सारे पर्दे अपने आप आंखों के सामने से हटते हुए चले जाएंगे। अरे ये परंपरा तो अचानक इस तरह से यहाँ पर आई और इस तरह से भक्ति काल का उदय हो गया, रीतिकाल क्यों आ गया, मैंने सवाल किया। जब आप काव्य में वामन के इस दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, रीति काव्यशात्मा को आप पढ़ के देखेंगे, रीति किस तरह से पनपी और हिंदी में कैसे प्रवेश कर गई, तो अचानक अपने आप ही सारी स्थितियां साफ होती चली जाएंगी। यहाँ पर इस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आप हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की बात आती है। उद्भव और विकास एक सामान्य सी प्रक्रिया हम कर लेंगे, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और सेने से होती हुई, और फिर शोर सेने से पश्चिमी और पूर्वी हिंदी किस तरह से विकास हुआ, पूरे दृष्टिकोण को हम पढ़ेंगे। बोलियां जो हैं, हर क्षेत्र की अपनी बोली, उसकी हम बात करेंगे। खड़ी बोली की हमने अभी चर्चा की है, क्यों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली होगी, वहां पर चली गई यहाँ पर, ठीक है। रह बाहुल बोली कौन सी है बाहुल बोली कौन सी है, न को न कहने वाली बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी कौन सी है, यहाँ पर सारी बोलियों की हम चर्चा करेंगे, हाड़ौती बोली की चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसमें पूर्ण रूप से मैं सिलेबस का विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है हमारा यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये जो कबीर ग्रंथावली होती है, यहाँ से हमारी परंपरा प्रारंभ होती है। ऊपर आपने जो पढ़ा वो ग्रामर का पार्ट था, ऊपर आपने जो पढ़ा वो ग्रामर का पार्ट था। बहुत अच्छी चीज है, आपके पास वो तैयार। मैंने कहा कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं संधि पढ़ेंगे हम तो क्या बताएंगे, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। मैंने कहा हम समाज की चर्चा करेंगे तो करेंगे, समाज की चर्चा करेंगे, उसमें मैं क्या नया बता रहा हूँ। यहाँ पर समाज आपके भी पास, मेरे पास भी, यहाँ पर जिसके पास समय होगा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहां पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। फिर हम यहाँ क्यों खड़े, इसलिए खड़े हम यहाँ पे, आपको देखना है ये दृष्टिकोण। हमने कहा हम कबीर ग्रंथावली को पढ़ेंगे, कबीर ग्रंथावली हम साखी को पढ़ेंगे, साखी को पढ़ेंगे। और साखी में लिख दिया यहाँ पर कि मूल रूप से क्या हो गया, प्रथम 5 अंक 10 पद संपादक श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आपको संपादक मिल गए, बहुत अच्छी बात है। अगर श्याम सुंदर दास के संपादन की कृति आपको मिल रही है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, विवाद ही खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी हेल्प बुक को पढ़ते हैं, किसी पासबुक को पढ़ते हैं, किसी मार्केट में उपलब्ध वाली पुस्तक को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको मतलब ये देखना है कि प्रथम 5 अंग लगे, वहां पर अंग लग गया, गुरुदेव को अंग लग गया, ये अंग लग गया, वो अंग लग गया, वो कंप्लीट 5 अंग आपने पढ़ लिया। जिन पदों की संख्या आपने निर्धारित की, उन पदों को आपने आपकी पाठ्य पुस्तक में देख लिया जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब आप दूसरी कृति वैसी खरीद के लाएंगे मार्केट से, दूसरी पुस्तक आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो 5 अंग इस वाली कृति में है, वो 5 अंग इस दूसरी वाली कृति में तो बहुत से पद मिल ही नहीं रहे, बहुत सी शाखियां मिल ही नहीं रही।
इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो बंधु आपको ही करना पड़ेगा। इसका निर्णय तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुस्तक आपके पास उपलब्ध है, 5 तरह की पुस्तक यदि आपके पास उपलब्ध है, तो वो पांचों तरह की पुस्तकों में जो 5 श्लोक है, 5 पद्य हैं, ठीक है, 5 जो साखियां वो अलग अलग आपको दिखाई दे रही हैं। और यदि ऐसा आपके पास है, मैं देखता हूं, और यदि आपके पास है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशाली, आपको बहुत अच्छी पुस्तक मिली है। लेकिन यदि है तो निर्णय आपको करना है कि कौन सी सही है, वो 5 अंग कौन से हैं, और जो आपका वहां से वहां तक के जो पद लगाए गए हैं, या फिर जो छंद लगाए गए हैं, जो श्लोक लगाए गए हैं, या फिर जो मतलब मूल रूप से साखियां लगाई गई हैं, उनमें से सही कौन सी है, निर्णय आपको ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर करना पड़ेगा। इसलिए इन सारी की सारी किताबों से अध्ययन कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, किताबें बुरी नहीं होती, लेकिन जो फैक्ट आपके पास है उन फैक्ट पर भी आपको गौर कर लेना चाहिए। मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार देखिएगा जरूर, यहाँ पर ऐसा निर्णय करके देखिए कि आप ही के पास जो 2 पुस्तकें हैं, क्या उन दोनों पुस्तकों में जो दी गई साखियां मिल रही है या नहीं मिल रही। और यदि मिल रही हैं, श्याम सुंदर दास आपके संपादक हैं, तो निश्चित रूप से फिर तो विवाद ही खत्म हो जाता है। अपने आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें इस पे लागू होती है। चाहे अब तुलसी की बात है, सूरदास की बात है, अब सूरदास के भ्रमर गीत के मान लो 20 पद आ गए। अब आप देखिए कि 20 पद परशुराम चतुर्वेदी की कृति यदि आपके पास संपादन की है तो रहे होंगे 20 पद, कोई विवाद नहीं है। लेकिन यदि मार्केट में उपलब्ध किसी पुस्तक को आपने लिया है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें 20 पुस्तक 20 पद जो है वो अलग अलग मिल रहे हैं, इसमें अलग और उसमें अलग मिल रहे हैं, तो निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। बार बार नहीं कह रहा, ये सारी बातें सारी की सारी पुस्तकों पर आधारित होती है। आप उस ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर उसका चयन कीजिए, उसको देखिए सच्चाई क्या है, ठीक है, और जब आप तह में पहुंचते हैं उसके बाद आप निर्णय करें, क्योंकि आपके पास रिसर्च करने के लिए दूसरा जीवन नहीं है। पुस्तक के पास रिसर्च करने के लिए समय है, पहले पन्ने पे लिख दिया कि लेखक और प्रकाशक किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, पर आपके जीवन में रिसर्च करने के लिए दूसरा जीवन नहीं आएगा, और समय आएगा तो निकल जाएंगे, ओरेज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, बार बार आपके पास वो समय अनुकूल नहीं होता, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सारी परिस्थितियां एक साथ अनुकूल नहीं होती। जब आपके पंखों में ताकत होती है उड़ने की, तो आकाश खुला नहीं होता, आपके सामने पिंजरे में कैद कर दिए जाते हैं, और जब खुला आकाश मिलता है आपको उड़ने के लिए, तो पंखों की ताकत जवाब दे जाती है। विद्वान बार बार इस बात को कहते हैं कि सारी परिस्थितियां यदि आपके अनुकूल है तो अच्छा समय यहाँ पर, ठीक है, लोहा घर में चोट कर दीजिए, यहाँ पर वो हाथ आपका है, हथौड़ा आपका है, कब चोट करनी है, कब प्रहार करना है, कैसे करना है, निर्णय आपको करना है। ये दृष्टिकोण आपको जरूर देख लेना है, ये सारी पुस्तकों पर लागू होती है। ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर के देखिए कि जो 10 पद बताए हैं वही 10 पद में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, वो सही है या वो कहीं गलत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया इस पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि में जो भी हम मनोवैज्ञानिक है, जो भी मन का विश्लेषण करने वाले निबंध है, हम सबकी चर्चा करेंगे। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस नाटक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोहन राकेश के दृष्टिकोण को हम पढ़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति की छवि उसकी कृतियों से झलकती है। यहाँ पर लहरों के राजहंस में किस तरह व्यक्ति ने व्यक्तित्व को दर्शाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को कभी भी सौभाग्य पर हिटलाना नहीं चाहिए, कभी भी गर्व और घमंड नहीं करना चाहिए, परिस्थितियां कब किसके अनुकूल हो और कब किसके विपरीत हो जाए, लहरों का राजहंस हमें सिखाता है, यही प्रेरणा देता है। चर्चा करेंगे कहानियों की यदि हम चर्चा करें तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, न केवल उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये पहली प्रेम कहानी हिंदी की, बल्कि व्यक्ति अपने लिए एक व्यक्ति के कहने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को दाव पर लगा देता है। ऐसी कहानी कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देती है। और रचनाकार के बारे में भी आपको बहुत याद रखना है, केवल यही नहीं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था नामक कहानी को ही हम पढ़ेंगे, इसके साथ इनकी जो अन्य कहानियां हुई है उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की मानसिकता, किस तरह से व्यक्तियों की मानसिकता राजेंद्र यादव के द्वारा दिखाई गई है कि व्यक्ति पैसे के लालच में कहां तक अपने रिश्तों को भी दाव पर लगा देता है, ऐसा दृष्टिकोण जो देखने को मिल रहा है इस कहानी में हम पढ़ेंगे। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, कि व्यक्ति के भाग्य में यदि सुख लिखा है तो सुख ही मिलेगा हर परिस्थिति में, और यदि दुख उसके जीवन में लिखा है तो एक के बाद एक कितनी ही बार जीवन के साथ रिसर्च कीजिए, खिलवाड़ कीजिए, अंततः उसके जीवन में दुख ही मिलने वाला है। यहाँ पर एक और कहानी, एक और जिंदगी कहानी हम पढ़ेंगे, परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी, जो नई कहानियों की शुरुआत जहाँ से निर्मल वर्मा की होती है, नई कहानी की शुरुआत जहाँ से निर्मल वर्मा परिंदे कहानी के माध्यम से करते हैं, पूरा दृष्टिकोण हम यहाँ पर देखेंगे। और ये रूपरेखा दिखाएंगे कि जो शिक्षक होता है वो अभिभावकों की भूमिका में होता है, उनके साथ इस तरह का दृष्टिकोण जब आता है तो किस तरह से मतलब परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो सारा दृष्टिकोण हम इन कहानियों में पढ़ेंगे। कुछ नया नहीं है, ये विधियां जो है वर्षों से पढ़ते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत जो है कौशलों की चर्चा करेंगे। कौशल के बारे में चलते चलते एक बात बताता हूं, हमने कंप्लीट कौशलों को पढ़ा है, सारे के सारे कौशलों को पढ़ा है और पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अंत में चर्चा करते हैं कि कौशल शब्द क्या है, अर्थ विस्तार का सूचक है, अर्थ संकोच का सूचक है या अर्थादेश का सूचक है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये क्या होता है, ये हमने नहीं पढ़ा। पढ़ना है आपको,
में आपको पढ़ना है। कौशल सारे पढ़े हैं, वर्षों से पढ़ते रहे, पढ़ना है यहाँ पर, लेकिन कौशलों के साथ साथ ये भी देखना है कि कौशल अर्थ शब्द का सूचक है, अर्थ विस्तार का सूचक है, अर्थ संकोच का सूचक है। अर्थ विस्तार होता क्या है, अर्थ संकोच होता क्या है, अर्थादेश होता क्या है। कौशल शब्द कुशल से बन करके और कौशल बना है तो अर्थ विस्तार का सूचक है, तो क्या होता है अर्थ विस्तार, की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आज के सेशन का निष्कर्ष के रूप में एक बिंदु में आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। पूरी कहानी आपके पास है, पूरा पेपर आपके पास है, पूरा सिलेबस आपके पास है, ठीक है, सब कुछ आप अपने दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। मैं इतना बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं मानने वाले, लेकिन एक बात मेरे निष्कर्ष के रूप में आपको माननी ही पड़ेगी कि जो भी सिलेबस में पद दिए कि यहां से यहां तक आपको कबीर पढ़ना और यहां से यहां तक आपको तुलसी पढ़ना है, उन पदों के बारे में निष्कर्ष आपको निकालना है कि जो सिलेबस में दिया है वही पद हम ऑथेंटिक पुस्तकों के माध्यम से पढ़ भी पा रहे हैं या फिर कुछ और ही मसाला हमारे सामने परोसा जा रहा है। इस दृष्टिकोण को आपको देखना है। जैसे भी जुड़े, जैसे भी पढ़ें, जिस भी संस्था के साथ जुड़े, निश्चित रूप से आप पढ़िए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।